जनक आखिरकार पराशर के साथ शहर छोड़कर गांव जाने का फैसला कर लेती है। यह फैसला उसके लिए अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से उसके मन में पल रहा था। ऋषि उसे रोकने की हर संभव कोशिश करता है। वह कभी समझाता है, कभी भावनाओं का सहारा लेता है, तो कभी भविष्य की दुहाई देता है, लेकिन जनक का मन टस से मस नहीं होता। वह साफ कह देती है कि अब वह शहर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूर होकर ऋषि अनिरुद्ध को फोन करता है और भारी मन से कहता है कि आपकी बेटी जनक गांव जा रही है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना वक्त गवाए ऋषि के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर पहुंचकर उसकी नजर उस दृश्य पर पड़ती है जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। जनक और पराशर एक बेंच पर बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, जैसे उन्होंने अपना फैसला बहुत पहले ही कर लिया हो। अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाता और पराशर के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कहता है कि उसने हमेशा उन्हें गलत समझा, नूतन के साथ उनके रिश्ते पर शक किया, जबकि नूतन तो उसे दिल से चाहती थी। फिर वह जनक की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है कि बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो और मेरे साथ बॉस हाउस चलो। लेकिन जनक का जवाब कठोर नहीं, बल्कि बेहद शांत होता है। वह साफ कह देती है कि आप मेरे बाबा नहीं हो सकते। मेरे बाबा सिर्फ पराशर बाबा जी हैं, जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया बिना किसी जिम्मेदारी के। आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, अदिति, मैं नहीं। यह सुनकर अनिरुद्ध फूट फूट कर रोने लगता है। उसी वक्त पराशर आगे आते हैं और अनिरुद्ध से कहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अदिति और अर्शी के साथ। आपकी वजह से हमारी बिटिया को कई बार जान से मारने की कोशिश की गई। किस्मत अच्छी थी कि वह अब तक सुरक्षित है। अब हम उसे शहर में नहीं रहने देंगे। वह हमारे साथ गांव जाएगी। अनिरुद्ध हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और कहता है कि उसे पहले यह नहीं पता था कि जनक उसकी और नूतन की बेटी है। वह बस एक मौका चाहता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन जनक की आंखों में न गुस्सा होता है, न नफरत। बस एक थकी हुई खामोशी होती है, जैसे उसने बहुत पहले ही इस रिश्ते से उम्मीद करना छोड़ दिया हो। उसी पल स्टेशन पर ट्रेन की सीटी बजती है और वह आवाज जनक के दिल में दबी हर याद को चीर देती है। पराशर जनक के कंधे पर हाथ रखते हैं, वही हाथ जो सालों से उसका सहारा रहा है। जनक बिना पीछे देखे बस इतना कहती है, चलिए बाबा जी, ट्रेन छूट जाएगी। उसका यह एक शब्द अनिरुद्ध के दिल में किसी छुरे की तरह उतर जाता है। ऋषि यह सब दूर से देख रहा होता है, पूरी तरह टूट चुका। वह जानता है कि अगर जनक आज चली गई तो सिर्फ शहर नहीं छोड़ेगी, बल्कि अनिरुद्ध की जिंदगी से भी हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। वह आखिरी बार कोशिश करता है और धीरे से कहता है कि कम से कम एक बार अपने दिल से पूछ लो। जनक पल भर को रुकती है, फिर नकार में सिर हिलाती है और कहती है कि दिल ने बहुत पहले जवाब दे दिया था, अब उसने दिमाग से चलना सीख लिया है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकने लगती है। अनिरुद्ध वहीं जमीन पर बैठ जाता है, जहां कुछ देर पहले उसने पराशर के पैर पकड़े थे। उसके लिए पूरी दुनिया रुक चुकी होती है। ट्रेन में खिड़की के पास बैठी जनक बाहर देखती है। एक पल के लिए उसका दिल कांपता है, लेकिन फिर अर्शी का चेहरा, जहर मिला जूस और मौत का साया उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वह खिड़की बंद कर लेती है। गांव की यात्रा लंबी होती है, लेकिन जनक के लिए यह सफर जैसे सुकून की ओर लौटना होता है। खेत, खुला आसमान और मिट्टी की खुशबू उसे याद दिलाती है कि उसने सांस लेना कहाँ सीखा था। पराशर चुप होते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में संतोष होता है कि उन्होंने अपनी बिटिया को एक बार फिर बचा लिया। शहर में अनिरुद्ध देर रात बॉस हाउस लौटता है, पूरी तरह टूटा हुआ। अर्शी उसे देखकर कहती है कि जनक चली गई न। उसकी आवाज में राहत साफ झलकती है। अनिरुद्ध पहली बार सिर्फ उसे देखता है, कुछ कहता नहीं। उस खामोशी में इतना जहर होता है कि अर्शी का चेहरा उतर जाता है।
अदिति सब सुन रही होती है। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अगली सुबह ऋषि अनिरुद्ध के पास एक फाइल लेकर पहुंचता है। वह कहता है कि अगर आप सच में अपनी बेटी को वापस लाना चाहते हैं तो अब सच से भागना बंद कर दीजिए। अनिरुद्ध फाइल खोलता है और पहली ही रिपोर्ट देखकर उसकी सांस अटक जाती है। वही नाम, वही तारीखें। नूतन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। गांव में झनक नई जिंदगी शुरू करती है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है, खेतों में पराशर का हाथ बंटाती है। लोग उसे उसके कर्मों से पहचानने लगते हैं। लेकिन रात में वह छत पर बैठकर आसमान देखती है और खुद से सवाल करती है कि क्या खून का रिश्ता सच में इतना बेकार होता है। शहर में अर्शी का डर पागलपन में बदलने लगता है। वह अदिति को भड़काने लगती है, लेकिन अदिति के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। अनिरुद्ध सच का सामना करने का फैसला करता है। वह मीडिया के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। गांव में भी लोग बातें करने लगते हैं। झनक टीवी बंद कर देती है, लेकिन शब्द उसके दिल में गूंजते रहते हैं। उसी रात वह तय करती है कि अब वह न भागेगी, न सच से, न रिश्तों से। पराशर उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि जो भी फैसला ले वे उसके साथ हैं। कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां कोई भी पीछे नहीं हट सकता। यह सिर्फ सच का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि एक बेटी की पहचान, एक पिता की पश्चाताप भरी मुक्ति और कई टूटते रिश्तों की परीक्षा बन जाता है। नजर झुकी नहीं थी और कदम रुके नहीं थे। झनक सीधे आगे बढ़ती चली जा रही थी, जबकि अनिरुद्ध उसे देखते हुए वहीं ठहर गया। वह कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। झनक ने उसकी तरफ देखा, बस एक पल के लिए। उस नजर में न गुस्सा था, न अपनापन, केवल एक सवाल था, जैसे पूछ रही हो अब क्या। उसी खामोशी के साथ वे अदालत के भीतर पहुंचे। अदालत के अंदर जैसे ही सच पढ़ा गया, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रिपोर्ट्स, गवाहियां, तारीखें और अंत में वह एक पंक्ति जिसने सब कुछ बदल दिया। झनक अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का बोझ जैसे उसी पल फूट पड़ा हो। पराशर ने झनक का हाथ मजबूती से थाम लिया। उस पकड़ में कोई डर नहीं था, बस भरोसा था, जैसे कहना चाह रहे हों कि पहचान बदली जा सकती है, रिश्ता नहीं। फैसला आया। कानून ने झनक को उसका नाम, उसकी पहचान और उसका हक दे दिया। अदालत में मौजूद हर शख्स को लगा कि यह जीत का पल है। लेकिन अदालत के बाहर झनक ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मीडिया के सामने खड़ी होकर उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे न किसी की प्रॉपर्टी चाहिए और न ही किसी का नाम। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि जो गलत हुआ वह फिर किसी और के साथ न हो। यह कहते हुए उसने पराशर की ओर देखा और पहली बार खुलकर मुस्कुराई। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रहा। वह हार चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा हल्कापन था। शायद अपनी बेटी को खोकर उसने पहली बार इंसान बनने का रास्ता चुना था। उसी दिन अर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदिति थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की चाह भी। और झनक, वह न पूरी तरह गांव की थी, न शहर की। वह अब किसी की परछाई नहीं थी। वह सिर्फ झनक थी, अपने सच के साथ, अपने लोगों के साथ और उस भविष्य के साथ जिसे उसने खुद चुना था। अदालत के बाहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूट गया, लेकिन झनक के भीतर एक गहरी खामोशी फैलती चली गई। उसने वह सब पा लिया था जिसके लिए दुनिया लड़ती है, नाम, पहचान, हक। फिर भी उसके दिल में जीत का शोर नहीं था। पराशर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वही अपनापन, वही बिना शर्त का भरोसा। झनक ने उनकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई, जैसे कहना चाह रही हो कि वह ठीक है, सच में ठीक। ऋषि थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वह आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। उसे एहसास था कि इस वक्त झनक को शब्दों से ज्यादा स्पेस की जरूरत है। शहर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए झनक को हर मोड़ पर बीते हुए साल दिखाई दे रहे थे।
वही सड़कें, वही इमारतें, लेकिन आज वह सब कुछ वैसा होते हुए भी अलग लग रहा था, क्योंकि वह खुद बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब यह शहर उसके डर की वजह नहीं बनेगा। बॉस हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्शी की गिरफ्तारी के बाद घर की दीवारें बोझिल हो गई थीं। अदिति अपने कमरे में बैठी बचपन की एक पुरानी तस्वीर देख रही थी, जिसमें वह और झनक साथ मुस्कुरा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे नाराज हो, माँ से, खुद से, या उस सच से जिसने उसकी दुनिया हिला दी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि झनक ने उससे कभी कुछ छीना नहीं था। छीना तो झूठ ने था। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और रो पड़ी। अनिरुद्ध अपने कमरे में अकेला बैठा था। आईने में खुद को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह सब कुछ पाकर भी कितना खाली है। झनक के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, गलत दोहराया न जाए। उसने पहली बार समझा कि पिता होना हक नहीं, जिम्मेदारी होती है, और वह इस जिम्मेदारी में बहुत देर कर चुका है। कुछ दिनों बाद झनक ने एक नई पहल शुरू की। शहर और गांव के बच्चों के लिए एक साझा कार्यक्रम, जहां दोनों दुनिया के बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। यह उसका तरीका था, लड़ने का नहीं, जोड़ने का। ऋषि उसके साथ था, हर कदम पर, लेकिन हमेशा एक कदम पीछे, ताकि झनक की आवाज सबसे आगे रहे। एक शाम झनक ने उससे कहा कि वह किसी का सहारा नहीं बनना चाहती और न ही किसी का सहारा ढूंढना चाहती है। ऋषि मुस्कुराया और बोला कि वह सहारा नहीं, साथी बनना चाहता है। उस पल कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन एक रास्ता तय हो गया। अदिति ने झनक से मिलने की हिम्मत जुटाई। यह मुलाकात आसान नहीं थी। दोनों आमने सामने बैठीं, बीच में ढेर सारी अनकही बातें। अदिति ने बिना किसी बहाने के माफी मांगी। झनक ने बस इतना कहा कि माफी तब मायने रखती है जब उसके बाद बदलाव आए। यह अंत नहीं था, बस एक शुरुआत थी। समय के साथ अर्शी के खिलाफ केस आगे बढ़ा। मीडिया का शोर धीमा पड़ा, लेकिन समाज में एक नई चर्चा शुरू हो गई। झनक इस चर्चा का चेहरा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वह चुप भी नहीं रहना चाहती थी। उसने मंच चुना, तमाशा नहीं। आवाज चुनी, शोर नहीं। अनिरुद्ध ने झनक को एक चिट्ठी भेजी। इस बार न कोई अनुरोध था, न उम्मीद, बस यह कि वह अपनी गलतियों की सजा स्वीकार करेगा और जरूरत पड़ने पर दूर से ही सही मौजूद रहेगा। झनक ने चिट्ठी पढ़कर पराशर को दे दी और कहा कि कुछ रिश्ते पास आकर नहीं, दूर रहकर ठीक रहते हैं। ऋषि और झनक का रिश्ता किसी ऐलान की तरह नहीं आया। वह धीरे धीरे भरोसे के साथ बढ़ा। एक दिन झनक ने कहा कि अगर वह किसी के साथ चलेगी तो बराबरी से। ऋषि ने भी वही चाह जताई। उस दिन झनक ने महसूस किया कि वह अब किसी नाम से नहीं, अपने काम से पहचानी जाने लगी है। समय ने अपनी चाल बदली। गांव और शहर के बीच बना पुल अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, झनक की पहचान बन चुका था। बच्चे सवाल पूछने लगे थे, सपने देखने लगे थे। पराशर दूर खड़े यह सब देखते और उनकी आंखों में संतोष होता। ऋषि हर सवाल के सामने दीवार बनकर खड़ा रहता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहाँ रिश्ते हक से नहीं, समझ से बनते हैं। जहाँ प्यार कब्जा नहीं, साथ होता है। और जहाँ झनक सिर्फ झनक होती है, डर से मुक्त, सच के साथ और अपने चुने हुए रास्ते पर चलती हुई।